हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 15 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा टीम प्रथम स्थान पर रहा है। तो आपको बताना है, अभी कल इसका समापन हुआ है 38वें राष्ट्रीय खेल का, नेशनल गेम्स का। तो इसमें बताना है कि कौन सा टीम इसमें जो है प्रथम स्थान पे था। विकल्प में है महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, उत्तराखंड। तो सही उत्तर आपका रहेगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसमें प्रथम स्थान पे था। और राज्यों में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे था राज्यों में, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड प्रथम स्थान पे था। तो ये ध्यान रखना है। देखिएगा हल्द्वानी, आपको ये हम कई बार बता चुके, उत्तराखंड में अब की बार 38वां राष्ट्रीय गेम्स हो रहा था। इसमें जो हल्द्वानी के गौलापार स्टेडियम में शुक्रवार को यानी कल 38वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार समापन हुआ था। इसमें देखेंगे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड प्रथम स्थान पे था। जो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड देखेंगे 68 गोल्ड के साथ 26 जो है सिल्वर और 27 जो है ब्रॉन्ज। कितना इसने जो है 68 गोल्ड जीता था, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज। और महाराष्ट्र राज्य देखेंगे तो 54 गोल्ड, 71 सिल्वर, 76 जो है ब्रॉन्ज के साथ महाराष्ट्र अगर राज्यों में देखेंगे तो प्रथम स्थान पे था। वैसे ओवरऑल देखेंगे तो सर्विसेज जो है ये 68 गोल्ड के साथ प्रथम स्थान पे था। और हरियाणा जो है 48 गोल्ड के साथ, 47 सिल्वर के साथ और 58 जो है ब्रॉन्ज के साथ तीसरे स्थान पे था ओवरऑल, और राज्यों में दूसरे स्थान पे था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। और अपने अपने राज्य का आप जो है देख सकते हैं, आपका राज्य जो है इसमें कौन से स्थान पे था। अगर देखेंगे तो मेघालय को जो है 2026 में जो 39वां राष्ट्रीय गेम होगा, खेल होगा, उसकी मेजबानी के लिए सम्मान दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके समापन समारोह के दौरान जो है गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जो है खेल मंत्री मनसुख मांडविया और वहां के उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। यानी अमित शाह ने इसका जो है समापन समारोह में संबोधित किए थे। तो देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा देख लीजिएगा। राष्ट्रीय गेम्स हो रहा था तो इसमें उत्तराखंड में हो रहा था। उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था देहरादून में। 28 जनवरी से शुरू हुआ था, 14 फरवरी कल इसका समापन हो गया था। कहां कहां हुआ था आप देख सकते हैं, 11 शहरों में हुआ था। इस राष्ट्रीय गेम्स में जो है 36 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए थे। और 35 खेलों के लिए जो है प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। 33 के लिए अवार्ड दिया गया था। 2 जो है प्रदर्शनी गेम्स थे। 2 यहाँ ये इसको हम कई बार आपको बता चुके हैं। ये आप ध्यान होगा कि कई बार 2 से 3 बार आपको इसको बता चुका जब से ये शुरू हुआ है। इसमें देखेंगे 2 गेम्स योग और मल्लखंब, इसको जो है पहली बार राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि किस 2 गेम्स को जो है पहली बार इसमें शामिल किया गया है। थीम इसका था हरित खेल है ग्रीन गेम्स। इस थीम के तहत इस खेल को खेला गया था। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, यही पूछा जा सकता है। और खेल का शुभंकर मौली था। मौली एक जो है पक्षी है, मौली एक मोनाल पक्षी है, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। और मोनाल पक्षी जो है हिमाचल प्रदेश का मूल पक्षी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मशाल इसका तेजस्विनी था। ये सब आपको बेसिक बातें हैं, तो इसको ध्यान रखना है। और कब से राष्ट्रीय गेम्स हो रहा है, तो 1924 में लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, वहां आयोजित किया गया था। लेकिन उसका नाम था अखिल भारतीय ओलंपिक्स गेम या खेल। जो 1940 में जब इसका 9वां संस्करण हो रहा था, कहाँ हो रहा था 9वां संस्करण? मुंबई में, जो वर्तमान में मुंबई है उस समय का बम्बई, वहां हो रहा था। तो उसका वर्तमान नाम जो है नेशनल गेम्स पड़ा था। तो ये सब इसके बारे में डिटेल था। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको सब जानना जरूरी हो जाता है। और देखेंगे 37वां राष्ट्रीय गेम्स आपका गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में। 38वां कहाँ हुआ आपका उत्तराखंड में हुआ। कहाँ? उत्तराखंड में। और 39वां कहाँ होगा आपका? मेघालय में। ये सब बातें भी आपको याद रखना है।
और सबसे सफल टीम 38वें गेम्स में कौन रहा? सर्विसेज रहा। अगर राज्यों में देखेंगे तो महाराष्ट्र और हरियाणा उसके बाद रहा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, कहां पर पहला सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस आयोजित किया जाएगा। सॉरी, देखिएगा ये 24 तारीख से शुरू होगा, 24-25 को। तो ये कहाँ किया जाएगा आपको बताना है। और वो भी कह रहा है, ये ILO एक संगठन है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये होता था, लेकिन अब की बार रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर होगा। और भारत में कहाँ होगा? विकल्प में है बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। ये आपको ध्यान रखना। क्या कह रहा है? पहला। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, पहला सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद होगा। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन होगा। भारत मंडपम में होगा, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 24 से 25 फरवरी 2025 तक होगा। उद्घाटन इसके मनसुख मांडविया करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आयोजन कौन करेगा इसका? श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा CII एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसका जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आयोजित करता था, लेकिन अभी क्षेत्रीय स्तर पर इसका आयोजन होगा। तो श्रम से संबंधित जो मंत्रालय होगा वही इसका आयोजन करेगा मुख्यतः। तो यह सम्मान देखेंगे, यह संवाद है, डायलॉग है, सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन यानी ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस का हिस्सा है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे। इसका नाम था सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन, यानी ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस। ILO द्वारा जो है 2023 में शुरू किया गया था। उसी का क्षेत्रीय सम्मेलन जो है, क्षेत्रीय डायलॉग होगा, रीजनल डायलॉग है। अब ILO कर रहा है, इसका हम फुल फॉर्म आपको बता दिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर देखेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखना है, जिनेवा में है। कब स्थापना हुआ था? तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है, याद रखना है। 1969 में, 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। क्या दिया जा चुका है? नोबेल पीस प्राइज। समाज में अच्छे कार्यों के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राई पार्टी है, 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन? एक जो होता है वर्कर्स, एक होता है जो एम्प्लॉयर जो रोजगार देता है, और एक होता है गवर्नमेंट्स। तो तीनों को याद रखना है, वर्कर्स, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट, इसमें तीनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस सम्मेलन, इस जो है संगठन में। तो ये सब इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी था, इसको ध्यान रखना है। जिनेवा में हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इसके बारे में बेसिक बातें थी। तो सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, सोशल जस्टिस को, उसके लिए एक डायलॉग हो रहा है, होगा मतलब। अगला है, देखिएगा, किन देशों के प्रमुख बौद्ध स्थलों को कवर करने के लिए हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया जाएगा। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या, बौद्ध स्थलों को जो है कवर किया जाएगा। तो 3 देशों में ये यात्रा जाएगी। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन देश शामिल होंगे। पहले विकल्प में है भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भारत, श्रीलंका, भारत, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, भारत, नेपाल। सही उत्तर आपका बी रहेगा, नेपाल, भारत और श्रीलंका से ये यात्रा जाएगी। तो त्रिसेवा, और ये जो है इसको याद रखना, त्रिसेवा ये मोटरसाइकिल अभियान होगा जो 3 देशों से जाएगा। तो आपको बता दिए, भारत, नेपाल और श्रीलंका। 16 फरवरी से ये इसका शुरुआत होगा। हार्टफुलनेस है, लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान जो है नेपाल, भारत, श्रीलंका को उनकी साझा बौद्ध विरासत के माध्यम से एक यात्रा में एकजुट करने वाली एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल है। संयोजक श्री राहुल लक्ष्मण पाटिल हैं के नेतृत्व में जो है अभियान का आयोजन कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ इसको करेगा आयोजित। उद्देश्य यही है कि जो बौद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से शांति, पीस और सद्भाव को जो है बढ़ावा देना। और इसके उद्देश्य में देखेंगे, दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक है यानी कल्चरल और विरासत हेरिटेज
पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना, भारत नेपाल और श्रीलंका के बीच जो है रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाना, मजबूत करना। तो इस उद्देश्य से इसको आयोजित किया जाएगा। देखिएगा 16 फरवरी 2025 को भगवान बुद्ध की जो जन्मस्थली है लुम्बिनी नेपाल में स्थित है, आप सब जानते होंगे, कई बार इसको देखे होंगे, वहीं से इसकी यात्रा की शुरुआत होगी। तो ये आपको इसको बारे में और अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और पूर्व राष्ट्रपति जो श्री रामनाथ कोविंद हैं, उनके नेतृत्व में आधिकारिक ध्वजारोहण जो है 19 फरवरी 2025 को बोध गया में होगा, प्रतिष्ठित बौद्ध तीर्थ स्थल पर किया जाएगा। उसके बाद से ये जो है इसका श्रीलंका के लिए अभियान शुरू जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बौद्ध स्थल है, इसमें ये जो है अभियान या ये मोटरसाइकिल यात्रा जाएगी, जैसे सारनाथ, बोध गया, नालंदा, नागार्जुन सागर, उदयगिरी कर्नाटक। तो ये सब आप देख लीजिएगा कहाँ इसका लोकेशन है। सारनाथ जैसे उत्तर प्रदेश में, बोध गया बिहार में, नालंदा बिहार में, नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में, उदयगिरी आपका उड़ीसा में। ये सब क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, उदयगिरी बौद्ध स्थल कहाँ है, तो उड़ीसा में और कर्नाटक में आपका ये जाएगा। अगला है देखिएगा, किसे ग्लोबल टीचर प्राइज यानी वैश्विक शिक्षक अवार्ड जो है 2025 से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है किसे ये सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, ग्लोबल टीचर्स प्राइज से। विकल्प में है रंजीत सिंह दिसाले, मंसूर, अरुण कपूर, मोहम्मद आसिफ अंसारी। तो किसको इससे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा मंसूर अल मंसूर को। ये कहाँ के हैं? ये सऊदी के रहने वाले हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखना है, देखिए रंजीत सिंह दिसाले को भी जो है जो भारतीय हैं, इनको ग्लोबल टीचर्स प्राइज दिया जा चुका है। तो $1 मिलियन इसमें दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना, रंजीत सिंह दिसाले अपने देश के थे, भारत के थे, उनको ये अवार्ड 2020 के आसपास लगभग दिया जा चुका है। अभी मंसूर अल मंसूर को दिया गया है। देख लीजिएगा इसका बेसिक थोड़ा सा, कि दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यानी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, अभी कल या परसों इसको आपके बारे में बताया था, इसके बारे में पूरा कहाँ हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको आप देख सकते हैं वहां से जाकर के। इस सम्मेलन में जो है चैरिटी कार्यों के लिए और कैदियों को शिक्षा देने के लिए सऊदी के टीचर हैं मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। $1 मिलियन रुपया इनको जो है अवार्ड के रूप में दिया जाएगा। मंसूर अल मंसूर एक लेखक भी हैं, राइटर हैं, और ये अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए जो है अभी काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जो वैश्विक लेवल पे अगर कोई प्राइज पा रहा है टीचर के लिए, ग्लोबल टीचर प्राइज, तो निश्चित रूप से आपको याद रखना होगा कि मतलब ये आप देखते होंगे जो ऐसा काम करेगा उसी को ही दिया जाएगा, जो सामाजिक कार्य करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा इनका इमेज है मंसूर अल मंसूर का। कि अभी आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि मंसूर अल मंसूर को जो है ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है, तो ये किस देश के निवासी हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ के हैं, सऊदी अरब के हैं। लेकिन ये जो सम्मेलन हो रहा था वो कहाँ हुआ था? अब आपको ये एक मिनट, ये चीज आप देख लीजिए, नहीं तो यही चीज आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको हम बता दिए, दुबई में इसका आयोजन होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, तो इसी समिट में इनको दिया गया है ये अवार्ड। अगला है, चर्चा में रहा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये चर्चा में रहा क्योंकि इसने अभी कुछ अपनी उपलब्धियां हासिल की है। तो ये किस जो है कब शुरू किया गया था? तो आपको बताना है ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी। विकल्प में है जनवरी 2018, मार्च 2020, फरवरी 2023, फरवरी 2024। तो सही उत्तर आपका रहेगा फरवरी 2024 में इसको शुरू किया गया था। वो भी कब? 13 फरवरी को। अभी कल आपका 13 फरवरी था, सॉरी परसों। तो 13 फरवरी को ये अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। 13 फरवरी 2025 को 1 वर्ष पूरा कर लिया। 24 में लॉन्च किया गया था। तो क्यों लॉन्च किया गया था इसके बारे में देख लीजिएगा। 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने अपनी पहली वर्षगांठ पूरी कर ली है। और इसके बारे में अगर देखेंगे तो छत पर सोलर पैनल, जो रूफटॉप सोलर पैनल है, उसको लगाने वाले घरों को जो है 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। इस योजना के तहत अगर अपने घर पर आप जो है सोलर रूफटॉप सोलर लगाएंगे तो उसके लिए आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अगर 2 किलोवाट तक की जो है सोलर प्लांट आप स्थापित करते हैं, 2 किलोवाट जिससे ऊर्जा मतलब निकल सके या प्राप्त हो सके,
उसमें लगाते हैं तो 60% सब्सिडी आपको जो है सरकार द्वारा दी जाएगी। यानी अगर 100 रुपया उस पर खर्च करते हैं तो 60 रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में आपको दे देगी और 40 रुपया ही आपको खर्च करना पड़ेगा। कितने? 2 किलोवाट तक अगर लगाएंगे। और प्रत्येक जिले में एक जो है मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। और अगर ये जो प्रत्येक जिले में बनेगा एक मॉडल सोलर गांव, तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जिससे वो अपना सहायता दी जाएगी, जिससे वो स्थापित कर सके सोलर प्लांट और एक मॉडल के रूप में स्थापित हो सके, जिससे उसको देख करके जो है आसपास के गांव भी उसमें उस तरह से काम कर सके। तो सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू किया गया था। अगला है देखिएगा, इली बोलोजान ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जो यहाँ की राष्ट्रपति थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे कि इलेक्शन में धांधली किए हैं, ये सब रूस ने उस आरोप लगाया था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये किस देश के जो है अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं? अभी यहाँ मई 2025 में चुनाव होने वाला है, इसलिए इंटरिम प्रेसिडेंट जो है बन गए हैं। तो किस देश के जो है बने हैं? विकल्प में है ग्रीस, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया। सही उत्तर आपका रहेगा रोमानिया। अभी आपको बताना है, कल आपको ये क्वेश्चन बताए थे कि ग्रीस के नए राष्ट्रपति कोई बने हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है कल। अभी आपको जो है इसके बारे में डिटेल्स बताया गया था। तो देखिएगा, क्लास योहानिस के इस्तीफा के बाद इली बोलोजान को रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। कहाँ के? रोमानिया के। तो इली बोलोजान जो थे, उस सीनेट, वहां सीनेट मतलब संसद होता है वहां का, रोमानिया का, उसके अध्यक्ष थे। इनको जो है राष्ट्रपति का पद की शपथ दिलाई गई, वो भी अंतरिम राष्ट्रपति। अंतरिम राष्ट्रपति मतलब जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं होता है तब तक बनाया जाता है टेम्परेरी काम करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ के बने हैं? रोमानिया के। तो रोमानिया के बारे में देख लेना जरूरी होता है क्योंकि न्यूज में है। तो ये है आपका रोमानिया। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। सबसे पहले आपको जानना है कि ये ब्लैक सी से सीमा साझा करता है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि क्या रोमानिया जो है ब्लैक सी से सीमा साझा करता है कि नहीं, या ये लैंडलॉक कंट्री है? तो लैंडलॉक नहीं कंट्री है, ये सीमा साझा करता है। उसके आसपास देखेंगे तो मोल्डोवा, यूक्रेन यहाँ हो गया, हंगरी हो गया, सर्बिया हो गया, ये सब आपके देश स्थित हैं। देखिएगा, जब ये यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, यूक्रेन और रूस का, तब यहाँ जो है अपना रोमानिया में भारत का अभियान शुरू किया गया था भारतीयों को निकालने के लिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बुखारेस्ट इसकी राजधानी है। अगला है देखिएगा, बेथ मूनी। ये देखिएगा नाम आप चाहे जो पढ़ लीजिए। को जनवरी 2025 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वोमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसे? बेथ मूनी को। नाम तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ये बताना है ये किस देश के खिलाड़ी हैं जिनको ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए चुना गया है, वो भी वोमेन्स कैटेगरी में। तो विकल्प में श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर आपका रहेगा ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिनको अभी वोमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो अब आप पुरुषों का भी देख लीजिएगा कि पुरुषों में कौन चुना गया है। तो देखिएगा, जनवरी 2025 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ है, न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर हैं जामेल वारिकन, इनको चुना गया है। ये मतलब बने हैं। और वही महिला प्लेयर ऑफ द मंथ देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की बाएं हाथ की ही बैट्समैन है बेथ मूनी, इनको जो है ये इनको चुना गया है, इनको बनाया गया है। और वही दिसंबर का देखेंगे तो अपने भारत के जसप्रीत बुमराह, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था दिसंबर के लिए, दिसंबर 2024 के लिए। और अन्ना बेल सूथरलैंड को जो है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी महिला कैटेगरी में, इनको जो है दिसंबर 2024 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो ये भी आपको दोनों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, इनका इमेज है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये न्यूजीलैंड के हैं। तो ये आपको दोनों लोग को ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है? तो नोदी मतलब आप समझ सकते हैं कि नदी भी इसको कहा जा सकता है। तो किस राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है, नदी बंधन योजना? विकल्प में है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो सही उत्तर आपका रहेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये योजना शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, आप सब जानते होंगे। देश में ऐसी एक ही राज्य की मुख्यमंत्री है जो महिला मुख्यमंत्री है, वो भी
आपके पश्चिम बंगाल की हैं अभी वर्तमान समय में। देखेंगे इसके बारे में। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025-26 के बंगाल के नदी क्षेत्र को जो है विकसित करने और गंगा के किनारे कटाव को रोकने के लिए नोदी बंधन योजना शुरू की है। क्या होता है, जो गंगा नदी वहां जानते हैं आप बहती है, तो वहां जो बहुत ज्यादा कटाव हो जा रहा है। इससे जो है लोगों को रहने के लिए भी समस्याएं हो रही हैं और कई सारी समस्याएं उससे झेलना पड़ रहा। तो उसको जो है उस कटाव को रोकने के लिए बंगाल सरकार ने ये कहा है कि हम नोदी बंधन योजना शुरू करेंगे या घोषणा किया है। उद्देश्य इसका यही है, नदियों को जोड़ना है, जिससे क्या होगा, आजीविका या लाइवलीहुड के अवसर जो है पैदा होंगे। यह योजना मछली पालन, सिंचाई और कृषि और मत्स्य पालन से जो है संबंधित लघु उद्योगों को समर्थन देगी। इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला है, इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्पेस एप्लीकेशन के लिए आइरिस स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर जो है विकसित किया है? तो ये आपको बताना है इसरो ने इसको किस आईआईटी के साथ मिलकर के विकसित किया है। विकल्प में है आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली। तो किसके साथ विकसित किया है? सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी मद्रास के साथ। और कौन किया है? इसरो किया है। ये इसरो को नाम याद रखना है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। इसके कौन इस समय जो है? बी नारायण जो है, नारायण इसके चीफ है, इस समय चेयरमैन है। तो देखिएगा, आइरिस का फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जा सकता है, इंडिजेनस RISC-B कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। यह मुख्यतः जो है अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोग यानी स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन में प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर शक्ति प्रोसेसर के लिए बनाया गया है। अभी जो शक्ति प्रोसेसर जिसके द्वारा विकसित किया गया था इसरो द्वारा, उसी के लिए जो है उस प्रोसेसर के लिए मुख्यतः इसको डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। अगला देखिएगा, किस अंतरिक्ष दूरबीन ने, किस देश की या कह सकते हैं किस अंतरिक्ष दूरबीन ने आकाश गंगा NGC 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन वलय की खोज की है? तो किस जो है अंतरिक्ष दूरबीन ने किया है? विकल्प में है यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन, हबल अंतरिक्ष दूरबीन, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन, चंद्र अंतरिक्ष दूरबीन। तो सही उत्तर आपका रहेगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी की जो दूरबीन है यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन, इसके द्वारा इस वलय की खोज की गई है। तो देखिएगा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने आकाशगंगा SG 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन रिंग की खोज की है। और NSG 6505 एक अंडाकार आकाशगंगा है जो ड्रैको तारामंडल में 590 मिलियन वर्ष दूर है। आइंस्टीन रिंग एक गोलाकार प्रकाश रिंग है जो किसी आकाशगंगा या डार्क मैटर या आकाशगंगा समूह द्वारा गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण जो है बनती है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आइंस्टीन रिंग के बारे में क्या है? एक गोलाकार प्रकाश रिंग है जो किसी आकाशगंगा, डार्क मैटर या आकाशगंगा समूह द्वारा गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण विकसित होता है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा और अपने मित्रों तक इसको एक बार जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।